हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पार्ट 2 EVS का, जिसमें हम क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर्स के जो सीटेट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। पार्ट 1 मैं पहले अपलोड कर चुकी हूँ, साथ ही साथ मैंने उसमें आपको पूरा एक्सप्लेन भी किया था कि आपको कैसे 30 आउट ऑफ 30 तक स्कोर करना है EVS में। तो ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रही हैं, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, तभी आपको 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर पाएंगे आप तभी इसमें। इसमें देखिए, पहले तो सबसे पहले NCERT बुक्स मैं फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। NCERT बुक्स जो है वो तीसरी से 8वीं तक की आपको पढ़नी है, साइंस और सोशल साइंस की, EVS और सोशल साइंस की जितनी भी बुक्स हैं। साथ ही साथ NCF EVS एंड सोशल साइंस का आपको पढ़ना पड़ेगा। और पेडागोजी ऑफ EVS आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आप जिसकी समझ आपको NCF से बनेगी। तो पेडागोजी ऑफ EVS बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 15 क्वेश्चन डायरेक्ट यहाँ से आते हैं। नेक्स्ट, साइंस टेक्स्ट बुक्स भी आपको पढ़नी पड़ेंगी 6 to 10 की, क्योंकि आजकल क्वेश्चन जो है सीटेट में पूछे जा रहे हैं साइंस से रिलेटेड जो फार्मूलेज वगैरह हैं वो सब कुछ पूछा जा रहा है। फॉर एग्जांपल मोमेंटम का हो गया है, वेलोसिटी हो गया, ये सब पूछा जा रहा है। उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स आपको सोल्व करने हैं, जो इस सीरीज़ में आपको कराई रही हूँ। और साथ ही साथ सारे आपके कॉन्सेप्ट्स भी हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखिए कि EVS में पेडागोजी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सो पेडागोजी को ज़रूर कीजिए आप लोग, क्योंकि उसी से आपको बेनिफिट होगा इसमें। और तो चलिए शुरू करते हैं, फिर आज के जो क्वेश्चंस हैं हमारे उनको सोल्व करते हैं। सो गाइज, जो इसके पहले 15 क्वेश्चंस थे वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। अगर आपको 15 क्वेश्चंस देखने हैं तो आप वहाँ से देख सकते हैं, पूरा डिस्क्रिप्शन के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। और अभी हम चलिए स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो ये दिसंबर 2018 का एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम जो हुआ था उसके क्वेश्चंस हैं। इसमें स्टार्ट करते हैं हम अगले क्वेश्चंस। तो देखिए 76 क्वेश्चन। सुषमा wants her student to be sensitized for conservation of trees. Which one of the following is most suitable strategy to do so? सुषमा चाहती है उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। मतलब कि संवेदनशीलता कि पेड़ हमें नहीं काटने चाहिए, हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों की हमें देखभाल करनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड पेड़ों के प्रति संरक्षण की भावना जो होती है। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे करने की उपयुक्त रणनीति नहीं है। अब टीचर को जो है प्लान करना है कि भाई बच्चों को सेंसिटाइज करना है अबाउट ट्रीज, तो वो क्या प्लान करेंगे, किस चीज़ के अकॉर्डिंग प्लान करेंगे। तो आपको ये 4 जो ऑप्शन हैं उसी के पर बेस्ड हैं, तो आपको बस ये बताना है कि सबसे बेस्ट जो है वो क्या रहेगा इसमें। तो देखिए फर्स्ट है कंडक्टिंग ए डिबेट इन क्लासरूम, कि आप वाद विवाद या बहस आयोजित करें। कुछ लोग पक्ष में बोलें, कुछ विपक्ष में बोलें, या फिर कुछ अपने विचार रखें, इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। हालांकि डिबेट में पक्ष और विपक्ष होता है। उसके बाद ग्रुप डिस्कशन, कि आपने समूह में बच्चों को बिठा दिया और आपने कहा कि आप ग्रुप डिस्कशन करो। उसके बाद है कि पोस्टर मेकिंग, आप पोस्टर्स बनाओ सेव ट्रीज़ के ऊपर, इकोसिस्टम को बचाने पर, ट्रीज़ को बचाने पर, अर्थ को बचाने पर, जो भी है आप पोस्टर्स बनाओ। हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अडॉप्ट एंड नर्चर अ प्लांट, और एक ये है तरीका। अब देखिए इन तीनों, ये सारे ही अच्छे तरीके हैं वैसे देखा जाए तो। ट्रेडिशनल अप्रोच से हटकर ये एक नई अप्रोच है जो कंस्ट्रक्टिविज्म को या फिर एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा दे रही है। लेकिन आपको बेस्ट चुनना है, मतलब सबसे मोस्ट सुटेबल बताना है आपको कि इस पर्टिकुलर कंडीशन में जो सबसे सुटेबल क्या होती है। कई बार क्या होता है कि आप एग्जाम्स में आप अच्छी तैयारी करके जाते हैं, बट ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं कि आपको कन्फ्यूजन हो जाता है कि क्या करना है। तो मैं यहाँ पे यही कहूँगी, जो प्रैक्टिकली जिसमें बच्चा एक्सपीरियंस लेगा खुद, आप उस चीज़ पे फोकस कीजिए जहाँ बच्चा एक्टिव पार्टिसिपेंट बनेगा। देखिए हालांकि इसमें ग्रुप डिस्कशन में भी वो एक्टिव पार्टिसिपेंट बनता है, बट छोटे बच्चों के लिए हम बात करें तो ग्रुप डिस्कशन जो है इतना सक्सेसफुल नहीं होता है, अगर हम 1 to 5 की बात करें। ठीक है, उसके बाद पोस्टर मेकिंग भी, एक आपने पोस्टर बना दिया, ये तो हर जगह आप देखते हैं कि पोस्टर्स बनाना और कॉम्पिटिशन वगैरह चलता रहता है। उसके बाद कंडक्टिंग ए डिबेट करने से भी 5th क्लास तक का बच्चा भी इतने लेवल पर नहीं होता कि उसके पास इतने स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस नहीं होते हैं बच्चे के पास, और ऊपर से वो समझेगा नहीं इतनी जल्दी उस बात को डिबेट के थ्रू। तो यहाँ पे जो बिल्कुल सुटेबल ऑप्शन है वो है ऑप्शन 4, यानी कि हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अडॉप्ट एंड नर्चर ए प्लांट। देखिए जब हम एक माँ जब अपने बच्चे की देखभाल करती है तो ममता की भावना जो होती है उसके अंदर डेवलप हो जाती है अपने आप ही, उस बच्चे के साथ लगाव उसका अपना होता है। तो इस तरह से जब बच्चा भी एक पौधे को अपनाएगा और उसको पोषित करेगा, उसको डेली पानी देगा, उसकी देखभाल करेगा, तो वो अपनापन महसूस करेगा उस पौधे के साथ। तो इस तरह से बच्चा जो है सेंसिटाइज होगा कि हाँ हमें पौधों का संरक्षण करना है। जैसे बच्चे अपने पेट्स की बहुत देखभाल करते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों को अपने पेट से कितना प्यार होता है। अगर किसी के घर में डॉग है, कैट है, तो बच्चे बहुत प्यार करते हैं उन पेट से, बहुत सेंसिटाइज करते हैं, उनको चोट लगती है तो उनको भी दर्द होता है। तो इस टाइप का सिस्टम होता है। तो बस यही करना है कि बच्चे को एक
पौधा जो है लगाना, आप स्कूल में लगा सकते हैं एक पौधा, अगर आप यू आर टीचर इन स्कूल तो आप स्कूल में लगाइए और अपनी क्लास को डेली उस पौधों को देखने के लिए ले जाइए, क्या उसमें पानी ठीक से दिया है, मिट्टी खुदी हुई है, मिट्टी को अच्छे से हमने उसमें न्यूट्रिएंट्स हैं कि नहीं है, पौधा अच्छे से ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो ये बहुत सुटेबल स्ट्रैटेजी है। सो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन 4। आई होप कि आपको इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट है, अभय आस्क्ड हिज स्टूडेंट्स टू डू अ सर्वे इन ग्रुप्स ऑन डिजीजेज that people in their neighborhood suffered from. The survey is not mentioned in the textbook. Which option is not relevant for the teaching learning strategy? देखिए जो शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि अभय ने अपने छात्रों से उन बीमारियों पर समूहों में एक सर्वेक्षण करने को कहा जिससे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। तो पाठ्यक्रम में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया था, मतलब जो सिलेबस है या टेक्स्ट बुक है वहाँ पर कोई भी सर्वे का जिक्र नहीं किया गया है। तो कौन सी इसमें कहा है कि शिक्षण अधिगम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प बिल्कुल सबसे रेलेवेंट होगा अगर ये करना है तो बच्चों को। तो देखते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर दिया। ओके, इसने बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। उसके बाद इससे बच्चों को डेटा हैंडलिंग समझने में और एक साथ काम करने में सक्षम बनाया। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिलती है जिनसे वे पीड़ित है। तो यहाँ पे हमें नॉट रेलिवेंट बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वो रेलिवेंट नहीं होगा इन चारों में से। सो देखिए इन चारों में से आपको जो नेगेटिव चीज़ है, मतलब जो सबसे हाई वाली जो है, सबसे बेटर जो है वो तो आपको रखनी है ऑप्शन में आंसर के साथ, लेकिन जो सबसे आपको लग रहा है कि नहीं ये युक्ति ठीक नहीं है, ये रेलेवेंट नहीं है, वो आपको अलग करनी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे देखो इंटरेक्शन होगा। इंटरेक्शन मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि बच्चे वहाँ पे खुद एक्सपीरियंस लेंगे, तो ये तो करेक्ट है। उसके बाद इट हेल्प्ड चिल्ड्रन कनेक्ट लर्निंग विद रियल लाइफ, तो रियल लाइफ पे फोकस है, यहाँ पे भी बच्चे कनेक्टेड फील करेंगे। इट इनेबल्ड चिल्ड्रन अंडरस्टैंडिंग डेटा हैंडलिंग एंड वर्क टुगेदर, तो बच्चे एक दूसरे के साथ डेटा हैंडल कर रहे हैं, उनके अंदर कोऑपरेटिव लर्निंग की भावना भी आएगी, वो समायोजन करना सीखेंगे एक दूसरे के साथ। नेक्स्ट है, इट हेल्प द कम्युनिटी अंडरस्टैंड द डिजीज दैट दे सफर्ड फ्रॉम, तो देखिए ये इतना रेलेवेंट नहीं है, कम्युनिटी उस डिजीज़ को समझ पाएगी जिससे वो सफ़र हुए हैं। तो ये इस क्वेश्चन के अगर हम संदर्भ में देखें तो ये इतना रेलेवेंट नहीं है। पहले 3 ऑप्शन से बच्चों को काफ़ी फ़ायदा है, लेकिन थर्ड ऑप्शन जो है वो इतना रेलेवेंट नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। क्योंकि बात ये भी है ना, यहाँ पे कम्युनिटी को बीमारी को समझने में, कम्युनिटी को हमें नहीं समझाना है, यहाँ पे बेसिकली हमें बच्चों को अवेयर करना है और बच्चों के अधिगम पर ध्यान देना है। तो क्लासरूम टीचिंग लर्निंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन जो है वो ठीक है, वो रेलिवेंट नहीं होगा इस कंटेक्स्ट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको क्वेश्चन समझा देती हूँ कि एक प्रिया टीचर है, प्रिया जो कि उसने क्या किया कि बच्चों के साथ अपने अनुभव पूछे कि उन्हें जब आपात स्थिति का सामना करना पड़ता है, इमरजेंसी, किसी भी तरह की इमरजेंसी अगर आ गई तो बच्चे क्या अप्रोच अपनाएंगे। तो बच्चों ने क्या किया कि आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए कि हाँ भाई हमने भी ये झेला है मैम। बच्चों ने ये बोला होगा कि हमने भी देखा, हमारे घर में एक बार आग लग गई थी या ऐसे हुआ था, सड़क पर दुर्घटना देखी थी। बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस जो है वो शेयर कर दिए। उन्होंने प्रश्न पूछे, फिर बच्चों ने प्रश्न पूछे, उनकी प्रिया ने प्रश्न पूछे बच्चों से, उनकी समझ का आकलन किया कि कितनी नॉलेज उनको है, क्या वो समझते हैं इसके बारे में। और साथ ही साथ समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों, जितने भी सड़क सुरक्षा के विज्ञापन आते हैं कि सेफ रहिए, गाड़ी ढंग से चलाइए, ये सब जो भी है, शराब पीकर गाड़ी न चलाए, जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर भी चर्चा की कि हमें क्या क्या करना चाहिए जब इमरजेंसी की स्टेट आ जाए। तो आग और बिजली के झटकों पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर भी चर्चा की और एलपीजी और इलेक्ट्रॉनिक बिल का भी इस्तेमाल किया उन्होंने ये सब करने के लिए। तो प्रिया जो टीचर है, यहाँ पे प्रिया टीचर है, तो उनकी जो अप्रोच थी वो इनमें से कौन सी अप्रोच थी, ये आपको बताना है। ये 4 अप्रोच आपको दी हुई है। तो देखिए आपको इसमें कन्फ्यूजन बिल्कुल हो सकता है, नो डाउट कन्फ्यूजन हो सकता है। देखिए कॉग्निटिव अप्रोच थी, तो ऑब्वियसली कॉग्निटिव अप्रोच नहीं थी क्योंकि संज्ञानात्मक दृष्टिकोण के बारे में नहीं है ये। एक तरह से यहाँ पे एक्टिव लर्निंग चल रही है जिसमें एक कन्वर्जेशन चल रही है टीचर की और बच्चों की। तो उसके बाद अगर हम देखें तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच, तो ये आपको आंसर जो है पजल कर सकता है, आपको लगेगा कि हाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच हो सकती है। नेक्स्ट इज इंक्वायरी अप्रोच कि अन्वेषण किया गया, ये भी हो सकती है। नेक्स्ट इज ह्यूमनिस्टिक अप्रोच, तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच तो यहाँ पे थी नहीं। तो अगर हम देखें ऑप्शंस को तो हमारे पास 2 ही ऑप्शंस रह जाते हैं जो हमें पजल करते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड, यानी कि एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोच और इंक्वायरी अप्रोच। तो देखिए इसका आंसर होगा थर्ड, इंक्वायरी अप्रोच। ये क्यों होगा, यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछे गए हैं बच्चों से, बच्चों को एक्सपीरियंस दिया नहीं गया है। पहली बात, अगर आपने
फॉर एग्जांपल जैसे स्कूल में कई बार इमरजेंसी से रिलेटेड मॉक ड्रिल्स कराई जाती हैं, तो मॉक ड्रिल्स अगर कराई जैसे अर्थक्वेक के बचने के लिए, तो वो एक तरह का एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो जाएगी कि आपने मॉक ड्रिल कराई स्कूल में, बच्चे ने पार्टिसिपेट किया मॉक ड्रिल में और आपने समझाया कि कैसे हम इमरजेंसी से निपट सकते हैं मॉक ड्रिल के थ्रू। लेकिन अगर आप सिर्फ बच्चों से पूछ रहे हैं कि हाँ बच्चों तो बताओ अपने एक्सपीरियंसेस बताओ, कि आप यहाँ पे बच्चे से टीचर इंक्वायरी कर रही है कि वो क्या समझते हैं, उनकी समझ क्या है, ठीक है, उनसे चर्चा कर रही है, खुद बता रही है उनको और कुछ उनसे जवाब मांग रही है कि वो क्या सोचते हैं या उनको क्या करना चाहिए पाथ में, उनके साथ कोई एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। तो एक तरह से टीचर जो है इंक्वायर कर रही है, वो बच्चों से प्रश्न पूछ रही है। तो यहाँ पे जो है टीचर की अप्रोच है इंक्वायरी अप्रोच। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। कम्युनिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्स। कम्युनिटी एक जो हमारा समुदाय होता है जिसमें हमारा जितने भी सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमारे सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मीडिया हो गया, जो भी हो गया, सब कम्युनिटी का पार्ट है। हमारे टेम्पल्स हो गए या फिर ये सब कुछ कम्युनिटी का पार्ट है, समुदाय का पार्ट है। तो ये एक लर्निंग रिसोर्स है। जैसा कि सभी जानते हैं कि इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट लर्निंग रिसोर्स। तो ये संसाधन है, एक अधिगम शिक्षण अधिगम का संसाधन है। क्योंकि अब आपको बताना है क्यों है ये, क्योंकि ये सस्ता और सुलभ है। जी नहीं, ये सस्ता सुलभ है सिर्फ इस वजह से संसाधन है, ऐसा तो नहीं है। एल्डरली पीपल आर वाइज एंड हैव टाइम। हो सकता है भाई बड़े लोगों के पास टाइम भी होता है और वो हमसे बुद्धिमान भी होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एल्डरली पीपल जो है वो आपको सही समझ दे। वो एक्सपीरियंस होता है, लेकिन सबके अपने विचार होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो वो बायस्ड भी होते हैं। तो ये एक तरह से नहीं होगा, ये भी इसका करेक्ट आंसर। इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग। ये हमें लर्निंग अपॉर्चुनिटी के वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है जो समुदाय है, क्योंकि समुदाय में हम खुद एक्सपीरियंस करते हैं हर चीज़ का। आप किसी अगर आप सपोज बच्चे को अगर आपको रिलीजन का ही कंसेप्ट सिखाना है, तो आप देखेंगे कोई हिंदू है तो वो हिंदू कल्चर फॉलो करता है, जो मुस्लिम कल्चर फॉलो करता है, तो वो अपने आप वो समझ आ जाती है, आप में बन जाती है, सोशलाइजेशन हो जाती है। तो यहाँ पे कम्युनिटी जो है रियल सेटिंग में आपको जो है वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है जहाँ से आप सीख रहे हैं। तो जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट है, लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या होता है कि जो आसपास परिवार के लोग होते हैं वो भाषा का प्रयोग करते हैं, तो बच्चा भी भाषा को ग्रहण करना सीख जाता है। तो ये ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन और देख लेते हैं। कोई भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर समुदाय है तो समुदाय में लोग रहते हैं और हर एक आदमी की या फिर हर एक इंसान की जो सोच होती है वो एक जैसी नहीं होती है। ऑब्वियसली कॉन्फ्लिक्ट होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू ही नॉलेज जो है डेवलप होती है। अगर आप एक ही विचार के प्रति कोई क्रिटिसिज्म नहीं करेंगे तो एक ठहराव आ जाएगा और ठहराव से आप नए विचारों का उत्पादन नहीं कर पाएंगे। तो ऑब्वियसली जो कम्युनिटी है उसमें विचारों की आलोचना भी की जाती है, मतलब जो ज्ञान है उसकी आलोचना की जाती है। आपको पता है कि पुराने रीति रिवाजों का या अंधविश्वासों का भी जो है क्रिटिसिज्म हर बार किया जाता है। सो द राइट आंसर इज, यह वास्तविक परिस्थिति में सीखने का अवसर प्रदान करता है। देखिए आपने जितने भी एक क्वेश्चंस देखे होंगे देखा होगा कि रियल लाइफ सिचुएशन में जब भी कुछ चीज़ हो रही है वही सही ऑप्शन हो रहा है। तो आप जब भी क्वेश्चन पढ़ें तो देखिए कि रियल लाइफ में एक्चुअल में कहाँ से लर्निंग मिल रही है और वो भी अच्छी पॉजिटिव लर्निंग मिल रही है, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In EVS teaching learning, linking classroom learning to life outside school and enriching it implies, मतलब EVS शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है। जो हम बार बार कहते हैं कि बच्चों की रियल लाइफ एक्सपीरियंस को यूज़ करना है क्लासरूम टीचिंग में, तो ये उसके बारे में है कि EVS में ऐसा है तो ये क्या एक तरह से दर्शाता है, किस चीज़ को दर्शाता है। सो पहला ऑप्शन है कि गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, मतलब टेक्स्ट बुक से बाहर जाना। लिंकिंग टेक्स्ट बुक टू ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज एंड कंसर्न्स, ये भी एक ऑप्शन है। साथ में होल स्कूल अप्रोच, मतलब पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, या फिर गोइंग बियॉन्ड करिकुलम। तो क्या है इसका मतलब, देखिए यहाँ पे जो है कक्षा की बात हो रही है, आपको ध्यान रखना है कक्षा की बात हो रही है। तो ये तो सेकंड ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता, ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज से रिलेटेड, ये उससे रिलेटेड नहीं है। उसके अंदर ये चीज़ें भी आती हैं लेकिन ये अपने आप में एक बड़ा पर्सपेक्टिव है रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस का। उसके बाद होल स्कूल अप्रोच, पूरे स्कूल की अप्रोच की भी बात नहीं हो रही है। करिकुलम से बाहर जाने की भी बात नहीं हो रही है। जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क है उसके अंदर का पार्ट है ये जोड़ने की। तो ये किसके बाहर जा रहा है, ये जा रहा है टेक्स्ट बुक से बाहर। मतलब कि देखिए अगर आप ये कहेंगे कि गोइंग बियॉन्ड द करिकुलम, करिकुलम से बाहर नहीं जा रहा है। करिकुलम में तो है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस से जोड़ना है, ये तो एनसीएफ खुद कहता है। एनसीएफ 2005 पढ़ेंगे तो उसमें खुद लिखा है कि आपको बच्चे की लर्निंग को उसकी रियल लाइफ से कनेक्ट करना है। मतलब स्कूल की बाउंड्रीज को जो है, कक्षा की बाउंड्रीज को जो है थोड़ा
इलेबोरेट करना है आपको और उस बच्चे के जीवन को उसमें समाना है, मतलब कक्षा में समा देना है जो उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंस है बच्चे के। तो इसका मतलब है कि हम टेक्स्ट बुक से बाहर जाएंगे, क्योंकि क्लासरूम में पहले ट्रेडिशनल अप्रोच क्या थी, आपने टेक्स्ट बुक का पार्ट पढ़ा दिया, करा दिया, क्वेश्चन आंसर्स करा दिए, बस हो गया। ये नहीं है, अब टेक्स्ट बुक से जो भी आप पढ़ा रहे हैं उसका एक्सपीरियंस, सपोज आपने एनवायरनमेंट पढ़ा रहे हैं, आप एनवायरनमेंट में आप एनिमल्स पढ़ा रहे हैं, तो आपको बच्चे के एनिमल्स के साथ क्या एक्सपीरियंस है उसको भी इंक्लूड करना है, बजाय कि सिर्फ आप टेक्स्ट बुक पे फोकस करें। तो ये होता है कि टेक्स्ट बुक से बाहर जाकर उसको लिंक करना है एक तरह से रियल लाइफ से। तो इसका ऑप्शन 1 जो है वो बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया, रमा एक टीचर है, उन्होंने सिखाया कि पिता और माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं, कि मतलब न्यूक्लियर फैमिली कैसे बनती है, जिसको हम कहते हैं आजकल एक तरह से नया परिवार हो गया, छोटा परिवार जो होता है न्यूक्लियर फैमिली की, मम्मी पापा होते हैं और साथ में उनके बच्चे होते हैं, ये न्यूक्लियर फैमिली है, ये एकल परिवार बोलते हैं। लेकिन यदि दादा दादी और अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो इसे एक विस्तारित परिवार या फिर हम इसको एक्सटेंडेड फैमिली या बड़ा परिवार भी कह सकते हैं। तो इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो बच्चे ने जो टीचर है उसने क्या किया कि क्लास तीसरी के बच्चे हैं और ये बता दिया सिंपली कि देखो भाई ये मम्मी है, ये पापा है और ये बच्चे हैं, तो ये आपका छोटा परिवार हो गया, और ये अगर दादा दादी भी शामिल हो जाए तो आपका बड़ा परिवार हो गया। तो किस तरह की अप्रोच है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, ये इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? तो अब आपको वहीं क्लासरूम जो टीचिंग है उसको अपने दिमाग में रखना होगा। परिवार की परिभाषा गलत है, परिभाषा तो गलत नहीं है, ये तो ठीक है। उसके बाद रमा इज इनसेंसिटिव टूवर्ड्स अ स्टूडेंट्स, तो ऐसा भी इसमें नहीं लगा है कि भाई वो इनसेंसिटिव है बच्चों के प्रति या उनको रेप्रीमेंड कर रही है या उनको डांट रही है, ऐसा भी कुछ नज़र नहीं आया है। उसके बाद द टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज़ नॉट इंक्लूसिव, तो आपको क्या लगता है इंक्लूसिव है ये? उसके बाद है द कंसेप्ट ऑफ फैमिली हैज़ टू बी टोट लाइक दिस, ऐसे ही सिखाना चाहिए परिवार का, मतलब आप बता दो बस यही परिवार है। तो आपने देखा कि इसमें आप गलत आंसर्स को एलिमिनेट करना सीखिए, तो पहला भी एलिमिनेट कर दिया हमने, दूसरा भी एलिमिनेट कर दिया और मैं चौथा भी। इसका सही आंसर होगा द टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव, मतलब एक तरह से इंक्लूसिव नहीं है, आपको बच्चे को इंक्लूड करना है उसके अंदर। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि बच्चे सभी तरह के बच्चों को उसमें इंक्लूड करना है। हो सकता है किसी बच्चे के कुछ और एक्सपीरियंस हो एकल परिवार को लेकर या संयुक्त परिवार को लेकर, तो आपको इंक्लूसिव अप्रोच अपनानी है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है कि आप हर तरह के बच्चों को एक ही स्कूल में पढ़ाएंगे, आपको पता है इंक्लूसिव एजुकेशन क्या कहती है। लेकिन ये इंक्लूसिव अप्रोच जो है ये एक तरह से है कि आपको बच्चों को इंक्लूड करना है क्लासरूम टीचिंग में, आपको जस्ट रैंडम वन में कम्युनिकेशन नहीं करना है, यहाँ से सिर्फ टीचर बता रही है बच्चों को समझ में आ गया, आपको एक्सपीरियंस दीजिए, उसके रियल लाइफ के एक्सपीरियंस पूछिए। देखिए जो पूरी ईवीएस टीचिंग है ये इसी पर बेस्ड है कि रियल लाइफ एक्सपीरियंस। एनवायरमेंटल साइंस का मतलब क्या होता है, बच्चे का पर्यावरण, और बच्चे के पर्यावरण में बच्चे के अनुभव तो आपको शामिल करने ही पड़ेंगे। तो इसका ऑप्शन 3 जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर एक्टिविटीज इन क्लासरूम, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस क्लासरूम, इनमें से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं। आपको बताना है कि कौन सी गतिविधियां ईवीएस क्लासरूम की गतिविधियां हैं। तो आप देख लीजिए एक बार ध्यान से कौन कौन सी हैं। चित्र पढ़ना, फील्ड विजिट, यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, ऑल ऑफ द अबव। अब देखिए आप ईवीएस टीचिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप पिक्चर रीडिंग तो करवाएंगे ही। पिक्चर में क्या है, ईवीएस की आज की आप टेक्स्ट बुक देखेंगे तो इलस्ट्रेशंस काफ़ी अच्छी होती हैं, उसमें रियल लाइफ के भी इलस्ट्रेशंस उसमें दी होती हैं। फील्ड विजिट, हाँ भी अगर आपको पौधों के बारे में बताना है तो आपको फील्ड में जाना पड़ेगा। अगर आपको जानवरों के बारे में बताना है तो आप बच्चों को जू में भी लेके जा सकते हैं, तो फील्ड विजिट भी हो गया। और ब्लैक बोर्ड तो हमेशा से ही आपके साथ है, क्योंकि क्लासरूम हो और ब्लैक बोर्ड की बात ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। सो ऑल ऑफ द अबव, तो ये इसका ऑप्शन है ऑप्शन 4। दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनवायरमेंटल स्टडीज करिकुलम मे लीड टू ए होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन इफ इट इज। देखो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की, जो पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम है वो बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बनता है। समग्र होलिस्टिक अप्रोच क्या होती है लर्निंग में? देखिए होलिस्टिक का मतलब है कि सिर्फ आप एकेडमिक्स पे फोकस मत कीजिए, बच्चे की को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, उसकी फिजिकल वेलबींग हो गया या उसकी मोरल वैल्यू, जो मॉरल डेवलपमेंट है उसका नैतिक विकास है, उसका एक तरह से सोशल डेवलपमेंट है, सब चीज़ों को आपको लेना है। आपको सिर्फ एकेडमिक्स पे ही फोकस नहीं करना है, बल्कि आपको हर बच्चे के हर डेवलपमेंट के एस्पेक्ट पे आपको फोकस करना है। ये होती है होलिस्टिक अप्रोच। तो अब इसमें यही है कि पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि वह क्या हो, इंटीग्रेटेड हो, इंक्लूसिव हो, थीमेटिक हो, ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए इंटीग्रेटेड, इंक्लूसिव, थीमेटिक तीनों ही है। आपको पता है कि थीमेटिक अप्रोच से का मतलब यहाँ पे क्या है, देखिए ईवीएस की टेक्स्ट बुक्स जो होती हैं 3rd to 5th की, उनमें थीम अप्रोच अपनाई गई है, मतलब 6 थीम्स हैं।
फैमिली एंड फ्रेंड्स, फूड, शेल्टर, थिंग्स वी डू एंड मेक, इस तरह से 6 थीम्स हैं और उन्हीं थीम्स के ऊपर आपके चैप्टर्स डिवाइडेड है। तो हर चैप्टर एक एक थीम को लेकर बनाया गया है, मतलब एक थीम के अंदर कम से कम 3 या 4 चैप्टर तो होते ही होते हैं ईवीएस में, अगर आप टेक्स्ट बुक को देखेंगे तो ये थीमेटिक अप्रोच है। इंक्लूसिव का मतलब यही है कि उसमें हर तरह की जो कम्युनिटीज़ है सबको इंक्लूड किया गया है, साथ ही साथ हर तरह के एक्सपीरियंस को इंक्लूड किया गया है, तो इंक्लूसिव वो है एक्सपीरियंस भी है वहाँ पर। उसके बाद इंटीग्रेटेड अप्रोच का मतलब समावेशी एकीकृत शिक्षा है, कि वहाँ पे मतलब कि आपको अलग से नहीं पढ़ाया गया है कि क्या सोशल साइंस है, क्या एनवायरमेंटल साइंस है, क्या आपके सोशल डेवलपमेंट, एनवायरमेंट डेवलपमेंट, ये सब अलग अलग नहीं है, मतलब ये सब इंटीग्रेटेड है एक तरह से, ठीक है। तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच बनने में बच्चे की उसमें हेल्प करता है। तो तीनों ही चीज़ें जो हैं वो हेल्प कर रही हैं। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द ईवीएस टेक्स्ट बुक हैज़ अ चैप्टर ऑन स्नेक चार्मर। इट इज़ इंटेंडेड टू मेक चिल्ड्रन अवेयर एंड बी सेंसिटाइज। देखिए ईवीएस की अगर पाठ्य पुस्तक देखेंगे आप तो स्नेक चार्मर की स्टोरी है, उसमें सपेरों के बारे में बताया गया, राजस्थान के बेसिकली। तो उसमें ये किस चीज़ के प्रति आपको जागरूक करती है? यह एक अवैध कार्य है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते, मतलब सपेरों के लिए, कि बच्चे आजकल नहीं देख रहे हैं, पहले सांप का खेल दिखाने के लिए लोग आते थे ट्रेडिशनली हम देखें, तो नहीं देख रहे हैं, तो इस चीज़ को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। और नेक्स्ट है कि पशुपालन आजीविका का अच्छा स्रोत है। तो देखिए ऑब्वियसली जब एनिमल से रिलेटेड कोई इंसान काम करता है तो हमेशा गवर्नमेंट ये कहती है कि आप सेंसिटाइज रहिए, मतलब आप एनिमल्स को नुकसान मत पहुंचाइए। तो यही है कि आप सांप का खेल दिखा रहे हैं आप, या बंदर का खेल दिखा रहे हैं, सपोज किसी भी जानवर का आप खेल दिखा रहे हैं, तो उसमें आपको उनका एनिमल्स के प्रति आपको सेंसिटाइज होना है, संवेदनशील होना है उनके प्रति। अगर आप एनिमल्स को नुकसान पहुंचाएंगे तो आपको रोका जाएगा तुरंत उस चीज़ के लिए। तो यहाँ पे क्या है कि अवैध कार्य तो नहीं है, क्योंकि सपेर का खेल दिखाना, बंदर का खेल दिखाना, ये सब अवैध कार्य तो बिल्कुल भी नहीं है सपेरों के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते हैं। तो ये भी रीज़न नहीं है कि बस सपेरों को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसा भी नहीं था। सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो इस स्नेक चार्मर स्टोरी में यही है कि आप सांपों को नुकसान मत पहुंचाइए और अपनी लेकिन हमें सेंसिटाइज यहाँ पे सपेरों के प्रति भी होना पड़ेगा। जो राजस्थान में जितने भी ट्रेडिशनल हमारे सपेरे हैं, उनका जो कामकाज है वो इसी चीज़ से चलता है कि वो सांप का खेल दिखाते हैं, उसके बाद उससे उनकी अर्निंग होती है। तो अगर हमें उनसे ये काम को छुड़वाना है, या हमें ये सोचना है कि भाई ना वो ये काम नहीं करें, इससे सांपों को नुकसान पहुंचता है, तो इससे पहले हमें उनके विकल्पों पर भी, मतलब उनके जॉब के विकल्प पर भी सोचना पड़ेगा। जिस तरह से हम बांध बनवाते हैं नदी में, तो हम नदी पर बांध बनाने से पहले हमें विस्थापित हुए लोगों के बारे में सोचना पड़ता है कि वहाँ रहने वाले लोगों पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके अरेंजमेंट होंगे कि नहीं। तो इसी तरह से भी इसमें भी यही बताया गया है। सो थर्ड ऑप्शन इज राइट, इसलिए आप पूरी एनसीईआरटी ज़रूर पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच इज़ मोस्ट रेलिवेंट टू द मिड डे मील टाइम इन स्कूल। मतलब कि आपको पता है मिड डे मील बांटी जाती है, दिल्ली के सरकारी स्कूल्स में भी मिड डे मील बढ़ती है और काफ़ी स्टेट के स्कूल्स में भी मिड डे मील बांटी जाती है। तो विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है, मतलब क्या रेलिवेंट है। अगर हम मिड डे मील के टाइम के बारे में देखें तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद टीचिंग लर्निंग, तो बिल्कुल भी नहीं। देखिए कोई भी स्कीम होती है गवर्नमेंट की, तो वो बिल्कुल नथिंग टू डू विद, तो इस तरह के सेंटेंसेस को आपको अवॉइड करना है। ये तो आपको ऑप्शन में रखना ही नहीं है कि इनका कोई लेना देना ही नहीं है टीचिंग लर्निंग से। देखिए जब भी गवर्नमेंट कोई पॉलिसी लाती है तो उसके पीछे बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, बड़े बड़े विद्वान उसके पीछे शामिल होते हैं। वो काफ़ी चीज़ों को देखकर कोई पॉलिसी या कोई स्कीम लेकर आते हैं, तो उसमें पॉजिटिव चीज़ें आप देखना सीखिए। अगर आप उसमें सिर्फ कमियाँ निकालेंगे तो आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाएंगे ईवीएस के, तो फर्स्ट तो गलत हो जाता है। इट इज़ अ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग, हो सकता है आराम से कि आप कैसे कम्युनिटी में बैठकर एक साथ खाना खा रहे हैं, कैसे एक दूसरे को सर्व कर रहे हैं, ये एक तरह से ईवीएस की लर्निंग ही हो गई। इट इज़ फॉर चिल्ड्रन हु केम एम्प्टी स्टमक टू स्कूल, यह उन बच्चों के लिए है जो विद्यालय में खाली पेट आते हैं। तो देखिए बच्चों को भोजन देना तो एक है ही, इससे बेसिकली ये था कि जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं एटलीस्ट वो खाने के लिए उनके पेरेंट्स जो उनको स्कूल भेजें, एक ये मेंटालिटी भी थी यहाँ पे गवर्नमेंट की कि आप बच्चों को स्कूल तक पहुँचाएं। एटलीस्ट खाना खाने के लिए शायद बच्चे आ जाएंगे, एटलीस्ट वो स्कूल तो आएंगे, और स्कूल आएंगे तो कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, तो सिर्फ ये अलोन रीज़न नहीं हो सकता। इट वेस्ट ए लॉट ऑफ प्रीशियस टाइम ऑफ टीचिंग लर्निंग, तो ये भी नहीं है, क्योंकि ईवीएस का मतलब ही ये है कि आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाएगी और आप उसमें कुछ ना कुछ सीखेंगे। सिर्फ कॉपी पेन उठाकर आप कुछ नहीं सीख सकते, आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग दी जाएगी, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करिए और सीखिए, यही ईवीएस का मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 2।
इट इज़ अ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग। तो देखिए यहाँ इस चीज़ का टीचर जो है काफ़ी फ़ायदा उठा सकता है, बच्चों को कम्युनिटी ईटिंग सिखा सकता है, कम्युनिटी लंच की एक्टिविटी कराई जा सकती है, साथ ही शेयरिंग और केयरिंग भी कराई जा सकती है इसी के साथ में। तो दिस इज़ अ गुड टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज लर्निंग विदाउट बर्डन इन द कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडीज इम्प्लाइज। तो देखिए लर्निंग विदाउट बर्डन, ये रिपोर्ट जो थी यशपाल कमेटी की रिपोर्ट थी, यशपाल जी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे कमेटी के, और ये बेसिकली स्कूल एजुकेशन को रिलेटेड देखा गया था कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। तो ये रिपोर्ट बाद में पब्लिश हुई थी, लर्निंग विदाउट बर्डन, तो उनकी यशपाल कमेटी से रिलेटेड है ये टर्म, तो आपको देखना है इसमें, और इसमें बताना है कि क्या बताता है ईवीएस के कंटेक्स्ट में। तो ईवीएस के कंटेक्स्ट में कहता है कि स्कूल बैग का वजन कम करना है, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स इन ईवीएस, ये भी नहीं था। लोड ऑफ इनकम्प्रीहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, मतलब देखिए इनकॉम्प्रीहेंशन मतलब ना समझ, अबोध मतलब बोध ही ना हो, इस चीज़ को कम मत करना, मतलब कि क्वालिटेटिव एजुकेशन देना, ना कि सिर्फ क्वांटिटेटिव एजुकेशन देना। सो दिस इज़ द राइट आंसर। फोर्थ है द ईवीएस करिकुलम नीड्स टू बी रिड्यूस। तो देखिए जिस तरह की करिकुलम हाफ कर दो, सिलेबस हाफ कर दो, इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, आंसर जो होते हैं वो हमेशा गलत होते हैं। आप कोई भी चीज़ का सॉल्यूशन ये नहीं है कि उस प्रॉब्लम के भार को आप कम कर दो एकदम से, नहीं, उसके सॉल्यूशन उसको कैसे टैकल किया जाए, ये स्ट्रैटेजी पर ध्यान दिया जाता है हमेशा। ये नहीं कि उसको सिलेबस कोई कम कर दो या चैप्टर घटा दो तो लर्निंग कम हो जाए, लर्निंग का बोझ जो है वो कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। तो इस रिपोर्ट में बेसिकली ये बोला गया था कि बच्चों के ऊपर जो है एक तरह का बोझ बढ़ गया है, ये बोर्ड एग्जाम्स हो गए, जितने भी आप मतलब इतना ज़्यादा बोझ बन गया है मार्क्स के पीछे, या हम भाग रहे हैं कि जो क्वालिटेटिव एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं गायब हो रही है। सिलेबस का प्रेशर होता है कि सिलेबस कराओ, फटाफट सिलेबस करो, फिर रिवीजन कराना है, तो इन सब चक्कर में क्या हो रहा है कि बच्चे की जो क्वालिटेटिव लर्निंग है वो कहीं ना कहीं उसका लॉस हो रहा है। तो इसको हमें कम करना है, मतलब बच्चे को कॉम्प्रीहेंशन देना है, बेसिकली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराने, समझाना है, ये रट्टाफिकेशन पे ध्यान नहीं देना है। तो ये थी इस बारे में, तो इसके लिए थर्ड ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। लोड ऑफ इनकम्प्रीहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस्ड, अबोध का भार कम करना है, यहाँ पे बस्ते का नहीं, अबोध का भार कम करना है। नेक्स्ट है व्हाट पर्पस डज ग्रुप लर्निंग सर्व इन एन ईवीएस क्लासरूम। तो जो ग्रुप लर्निंग होती है, टीचर ग्रुप बना के सिखाती है, मतलब बच्चों के ग्रुप बना देती है कि एक ग्रुप को ये काम मिल गया, दूसरे ग्रुप को ये काम मिल गया, तो इससे क्या होता है, मतलब इसका तो लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, तो नहीं, ये तो बिल्कुल जेंडर बायसनेस हो गया। आपको पता है कि मिक्स ग्रुपिंग होनी चाहिए क्लासरूम में, चाहे वो लेवल ऑफ लर्निंग पर हो या फिर वो जेंडर पर हो, तो मिक्स ग्रुपिंग की बात हमेशा की जाती है। टू सेग्रीगेट हाई परफॉर्मेंस एंड लो, ये देखिए एबिलिटी ग्रुपिंग हो रही है, इसको भी नहीं करना है कि कमज़ोर बच्चों का एक ग्रुप बना दो, अच्छे बच्चों का एक ग्रुप बना दो, ये भी नहीं करना है। टू इनकलकेट वैल्यूज़ ऑफ कोऑपरेशन एंड वर्किंग टुगेदर, तो ये बहुत ही डायरेक्ट आंसर है कि हमें उसके अंदर वैल्यूज़ इनकलकेट करनी है, कोऑपरेशन की, कोलैबोरेशन की, कि भाई आप एक साथ पढ़िए, साथ साथ बढ़िए आगे। सिर्फ एक तरह से मैं कहूँगी तो सेल्फलेस बनना सिखाता है हमें ये ग्रुप लर्निंग जो होती है। उसके बाद टू मैनेज स्टूडेंट ईजिली एंड रिड्यूस वर्कलोड, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इस तरह के ऑप्शंस को आप कभी टिक मत कीजिए कि आपका वर्कलोड कम हो जाएगा, इससे टीचर का वर्कलोड कम हो जाएगा, ये ऑप्शन हमेशा गलत होते हैं। तो सही आंसर है आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बाला इंटरवेंशंस। देखिए बाला इंटरवेंशंस जो हैं ये 1997 या 98 के आसपास स्टार्ट की गई थी। तो बाला इंटरवेंशन का मतलब होता है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसकी फुल फॉर्म है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, लेकिन इसको पॉपुलरली इसको बाला इंटरवेंशंस बोला जाता है। ये बेसिकली स्कूल के जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, बिल्डिंग होता है, उसको एक लर्निंग रिसोर्स बनाने की इसमें एक इनोवेटिव प्रैक्टिस थी जो स्टार्ट की गई थी। जो कबीर वाजपेयी जी थे वो आर्किटेक्ट थे, उनको बेसिकली 25,000 रुपये में राजस्थान में एक इनोवेशन करने के लिए बोला कि आप जो स्कूल का स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा चेंज कीजिए। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने स्कूल बिल्डिंग को ही एक तरह से लर्निंग एड में कन्वर्ट कर दिया। स्कूल बिल्डिंग पे पेंटिंग कर दी, जैसे कि आप टेबल्स लिख लीजिए, मैप बना दीजिए स्कूल बिल्डिंग पे, सीढ़ियों पे आपने मैप बना दिया, दीवारों पे बना दिया। तो इस तरह के इंटरवेंशन उन्होंने की, इनोवेटिव प्रैक्टिस थी ऑब्वियसली। इससे क्या होता है कि बच्चा, अब मान लीजिए बच्चा खेल रहा है, कूद रहा है या कुछ भी नहीं कर रहा है, तो एटलीस्ट वो दीवारों को देख रहा है तो कुछ ना कुछ तो सीखेगा। वो सीढ़ियों पे चल रहा है तो चलते चलते भी उसको दिखाई देगा कि सीढ़ियों पर कुछ लिखा हुआ है, कुछ बना हुआ है। तो इस तरह की बाला इंटरवेंशन में इस तरह की चीज़ें की गई, मतलब बिल्डिंग एज ए लर्निंग एड, कि वो जो बिल्डिंग है उसी को बच्चे की लर्निंग एड बना दिया जाए। मतलब कि स्कूल का एक एक रिसोर्स आप जब यूज़ कर रहे हैं तो आप बिल्डिंग को भी यूज़ कीजिए एज ए रिसोर्स। तो इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी बाला इंटरवेंशन पर। तो ये एक बेसिक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था, और अभी यूनिसेफ जो है, यूनिसेफ ने इसको काफ़ी सपोर्ट किया। जो यूनाइटेड नेशंस
चिल्ड्रंस इमरजेंसी फ़ंड जो है, इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फ़ंड है, उसने इसको बहुत हेल्प किया और मतलब एड भी दिया, इनको प्रोवाइड किया। तो इस तरह से ये पूरे इंडिया में फैल गया। और अब आप दिल्ली के सरकारी स्कूल में जाइए, किसी भी स्कूल के, स्टेट स्कूल के सरकारी स्कूल में जाएंगे तो आप देखेंगे कि बाला इंटरवेंशंस की गई हैं, पेंटिंग्स बनाई गई हैं दीवारों पर, दरवाज़ों पर, और नीचे लिखा होता है छोटा सा, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बाला इंटरवेंशन, बाला लिखा होता है नीचे, बाला वर्क। तो ये मैंने खुद नोट किया है, तो आप भी देख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क, या वैकल्पिक ढांचे क्या होते हैं। देखिए, पहले मैं ऑप्शन दिखाऊंगी आपको, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि राइट आंसर क्या है। तो पहला ऑप्शन है टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस फिजिकल फिनोमेना। जो ये टेक्स्ट बुक में एक्सप्लेनेशन होता है, सपोज वाटर साइकिल के बारे में दिया हुआ है या फिर कोई भी साइंटिफिक फिनोमेना होता है तो उसके बारे में दे दिया जाता है, तो उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है आइडियाज़ दैट डिफर फ्रॉम फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द कंसेप्ट। जो बेसिकली आइडिया है, सपोज हमें पता है कि वाटर साइकिल है, इसकी वजह से इवेपोरेशन और ये सब वाटर साइकिल में है, लेकिन इसके अलावा आप कुछ और मान लें, आप सपोज कुछ और मान लें कि नहीं ये नहीं है, कुछ और ही है। तो अगर आपने कुछ और आइडियाज़ जनरेट कर लिए हैं वो, या फिर आइडियाज़ प्रेजेंटली हेल्ड बाय द साइंटिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट, या वो आइडियाज़ जो साइंटिस्ट रखते हैं या सोशल साइंटिस्ट मन में विचार में बना लेते हैं उन आइडियाज़ को, या ऑल आइडियाज़ दैट आर फर्मली हेल्ड बाय चिल्ड्रन, या फिर वो सारे आइडियाज़ जो बच्चों द्वारा अर्जित किए जाते हैं, कोई भी आइडिया हो, वो ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क होता है। तो आपको सही आंसर बताना है। अब देखिए, आप सही आंसर बताएंगे कैसे जब आपको यही नहीं पता कि ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क क्या होता है। तो मैं बताती हूँ, ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क होते हैं वैकल्पिक ढांचा। यहाँ पे आपको क्लियर नहीं होगा इससे, ये होते हैं बच्चों के मिसकंसेप्शंस। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे से आपने पूछा कि बेटा बादल जो है, बादल से बूंद क्यों आती है, या बादल से जो है, बादल रियल है या कौन है बादल। अगर आपने बादल के बारे में पूछ लिया तो बच्चा कहेगा कि बादल जो है ना वो कॉटन है, वो रुई है। आप कहेंगे तो कॉटन है वो बादल, तो वो पूछेंगे क्यों, क्योंकि वो ऐसे दिखते हैं, रूई जैसे दिखते हैं, वही हैं। और उनमें जब पानी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वो आप उनको अगर निचोड़ दोगे तो फिर वो बारिश करने लगते हैं। तो ऐसे ऐसे कंसेप्शंस जो हैं ये बच्चे बना लेते हैं, मिसकंसेप्शंस बोलते हैं इनको। वो अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बनाते हैं। उन्होंने रूई देखी है, उन्होंने बादल देखा, उनको सेम स्ट्रक्चर लगा, उनको लगा कि नहीं बादल तो यही है, लेकिन एक्चुअल में ये मिक्सचर ऑफ गैसेज है। ये आप कैसे समझाएंगे उसको। तो ये एक तरह के मिसकंसेप्शंस होते हैं, अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क हम इनको बोलते हैं। जितने भी मिथ्स होते हैं, या नॉर्मल टॉक से या फिर बच्चा अपने खुद के एक्सपीरियंस से बोलता है इसमें। जैसे मैंने आपको पहले एक क्वेश्चन कराया था, उसमें सीडीपी में एक क्वेश्चन मैंने कराया था कि बच्चा सोचता है कि जो दूध है वो दूध की मशीन से निकलता है। ठीक है, बच्चे की ये कॉन्सेप्शन है कि दूध का प्रोडक्शन जो है ना मशीन से किया जाता है। जब बच्चे को ऑब्वियसली ये मिथ है, कंसेप्ट मिसकंसेप्शन है उसका, तो इस तरह की मिसकंसेप्शन जो बच्चा फॉर्म कर लेता है तो उसको हम अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे होगा इसका ऑप्शन 2, आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशंस ऑफ द कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल, वाटर साइकिल का कंसेप्ट है या क्लाउड का कंसेप्ट है, उस जो कंसेप्ट पूरी दुनिया मान रही है उससे कुछ अलग कंसेप्ट आप अगर मान लेते हैं तो इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क। तो दिस इज द राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स का। जैसे कि मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल देती हूँ। देखिए, जब अंधविश्वास जिसको हम बोलते हैं, सारी दुनिया कहती है कि नहीं अंधविश्वास है, साइंस ने प्रूव किया ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कोई भी मिसकंसेप्शन उठा लीजिए आप, जैसे कि एक बहुत होता है, एक मिसकंसेप्शन होता है कि आपको अगर रात को झाड़ू नहीं लगाना चाहिए क्योंकि इसके पीछे क्या रीज़न है ये लोग अपनी बातचीत के माध्यम से निकाल देते हैं कि पुराने ज़माने में लोग कहते थे कि झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, लेकिन रियल रीज़न क्या है, ये इसलिए है कि पहले के टाइम पे लाइट नहीं होती थी तो रात को अंधेरे में आप झाड़ू लगाएंगे तो कुछ भी जो है इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकता है कि उसके साथ निकल जाए झाड़ू के साथ साथ और आपको दिखाई ना दे, तो इसलिए कहते थे कि दिन में झाड़ू लगाइए। लेकिन लोग क्या कहते हैं, रात को झाड़ू मत लगाइए वरना लक्ष्मी घर में नहीं आती या फिर पैसे घर में नहीं आते। तो इस तरह की मिसकंसेप्शंस है, तो ये भी ऑल्टरनेटिव फ्रेमवर्क का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमज़ोर हैं, तो ये क्या है, ये आपको बताना है। मिथ है, मिथक है, वैज्ञानिक तथ्य है, रूढ़िबद्ध धारणा है, अंधविश्वास है। तो देखिए, वैज्ञानिक तथ्य तो बिल्कुल भी नहीं है। अब आते हैं हम इन तीनों ऑप्शंस पर, अंधविश्वास पर, रूढ़िबद्ध धारणा या मिथक। तो ये अंधविश्वास भी नहीं है। आपको पता है कि अंधा विश्वास हर कोई इस पर नहीं करता है। दूसरी चीज़, अंधविश्वास किसी पर्टिकुलर रिचुअल को लेकर या किसी प्रथा को लेकर, इनको लेकर होता है, लेकिन एक तरह की प्रथा तो नहीं है, ये जस्ट एक विचार है। तो इस विचार के बारे में ये अंधविश्वास भी आपका ऑप्शन जो है हम एलिमिनेट कर देते हैं। अब बात आती है मिथ और स्टीरियोटाइप की। तो देखिए,
जो ये मिथ है, पहले मिथ क्रिएट होता है, उसके बाद तो स्टीरियोटाइप्स आएंगे। जो मिथ होते हैं ये किस पर बेस्ड होते हैं कि आप रेसिज्म पर बेस्ड होते हैं बेसिकली, जो हम ये भेदभाव करते हैं, नस्ली भेदभाव करते हैं इस पर, और बेसिकली जेंडर पर भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनको मिथ्स बोलते हैं। तो ये प्रॉपर एक मिथ है, विमेन आर वीकर देन मैन। ये एक धारणा है आपकी, एक मिथक बनाया हुआ है कि लड़कियां जो है लड़कों से कमज़ोर होती हैं। ये डिबेट आप कई जगह सुनते होंगे, या इसका कोई भी साइंटिफिक रीज़न नहीं है, लेकिन फिर भी लोगों की एक धारणा बनी हुई है। सो दिस इज़ अ मिथ, इट इज़ कम्प्लीटली अ मिथ। अब ये स्टीरियोटाइप नहीं है। स्टीरियोटाइप ये होता है कि वर्क डिवीजन कर देना एक तरह से। फॉर एग्जांपल कि आप लड़के हैं तो आप रो नहीं सकते हैं, या फिर आप लड़कियां हैं तो आप ये मत करिए। लेकिन ये जो है ये प्रॉपर स्टेटमेंट है, ये एक मिथक है। इन मिथ के बेस पर ही आपके स्टीरियोटाइप्स जो हैं बनते हैं। सो ये एक मिथ है कि विमेन आर वीकर देन मैन, और उसके बाद कोई स्टीरियोटाइप आ जाता है क्योंकि आप वीक हैं तो आप ये काम नहीं कर सकती हैं। अगर आप क्योंकि लड़का स्ट्रॉन्ग है तो वो डेस्क उठा देगा, वो चेयर उठा सकता है। क्योंकि आप लड़कियां स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप इसलिए काम करते हैं, तो आपको सिर्फ ये वाले काम असाइन कर देते हैं। तो इस तरह से स्टीरियोटाइप्स बन जाते हैं सोसाइटी में। सो प्राइमरीली अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें तो ये एक तरह का मिथ है। सो गाइज़ ये थे बाकी के 15 क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2018 के एग्ज़ाम से। आई होप कि आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी, बहुत सारे कंसेप्ट्स आपके क्लियर ही होंगे, और एक क्वेश्चन से रिलेटेड मैंने आपको काफ़ी चीज़ें बताई हैं, काफ़ी 4 ऑप्शंस को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको और अपडेट्स चाहिए और सेटअप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेहनत करते रहिए, क्योंकि उससे ही सफलता आपको मिलेगी। कोई इसका रामबाण है नहीं, कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं है कि आपका सीटेट ऐसे ही हवा में पास हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। पहले आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सो कीप वर्किंग हार्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।